हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी विद्यार्थियों के लिए। मैं सरवण राजा सर फिर से आपके सामने। आई एम सरवण राजा सर विद यू अगेन विथ सम वैल्यूबल क्लासेस। मैं अभी आपके साथ मिला हूँ कुछ कीमती क्लासेस के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस? सो व्हेनेवर वी वांट टू मेक अ सेंटेंस, व्हेनेवर वी वांट टू प्रोड्यूस अ सेंटेंस, कभी भी हम लोग को एक वाक्य को तैयारी करना है, वाक्य को बनाना है, तो ये वाक्य विभिन्न अलग अलग पार्ट्स द्वारा रचना किया जाता है। सो एनी सेंटेंस और अ स्पीच इज फॉर्म्ड विथ डिफरेंट words. These words are called parts of the speeches. So though these words stand not same everywhere, so these words are different. So जो ये विभिन्न शब्द हैं, यही शब्द मिलकर एक वाक्य को रचना करते हैं। इन्हीं शब्दों को हम लोग अलग अलग रूप में पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस कहते हैं। और इन शब्दों को हम एक वाक्य में कैसे अलग अलग पहचानते हैं, पहचानना है, इसी को हम लोग पार्सिंग कहते हैं। पार्सिंग का ज़रूरत क्या है? पार्सिंग का क्या विशेष जगह अवश्य है? कोई भी एक वाक्य में हर शब्द एक ही जैसे नहीं होता है, यानी हर शब्द संज्ञा नहीं होता है, क्रिया नहीं होती, एक ही नहीं होते हैं। वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस। कहीं कहीं वो संज्ञा हो सकता है, कहीं कहीं वो विशेषण हो सकता है, कहीं वो क्रिया हो सकता है। सो इनको पहचानना, जब आप इनको पहचानेंगे तभी आप इसको सही रूप में प्रयोग करेंगे। क्योंकि कोई भी वाक्य में एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम से रचना होता है। और क्रिया तो वर्ब आपको बताया, क्रिया, मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स, लिंकिंग वर्ब्स, सो इनके द्वारा इसका लिखा जाता है। और आप देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं ये भी कोई नाउन या प्रोनाउन से ही बनते हैं। और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये संज्ञा विशेषण से बनता है। जो भी सेंटेंस का कंप्लीट करने वाला एडजेक्टिव से बनता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। उस प्रकार जो एडजेंट किससे बनता है? ये क्रिया विशेषण से बनता है। तो इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे? ये बिना इन्हीं को द्वारा कोई भी सेंटेंस में एक पैटर्न रचना किया जाता है। तो ये पैटर्न कैसे रचना किया जाता है? इनके लिए, इनको समझने के लिए, to understand these things, we need to know, we must know what are the different parts of speeches. So now I would like to give you a very very short introduction lesson to what are the parts of speeches, so that you can easily understand these things to form a correct pattern in any sentence. Now first I would like to say noun संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा का विशेषण, यानी संज्ञा का क्या एक विशेषण मैं दे रहा हूँ। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, इंसेक्ट्स एंड वॉट एवर नेमिंग वर्ड्स। So whatever naming words mean, it may be the words which you can see, and there may be some words that you cannot see, only you can feel. So like naming words are noun. So these noun come in different forms. That is proper noun, when it is a unique name of any person, place or thing, that is a proper noun that starts with a capital letter. Like proper noun, I am telling Ram, Bharat, India, so we can say the Ganga, the Amarnath temple, etc. So these always start with a capital letter, because these are all very very unique things, and you cannot find these things in a dictionary. So that is proper noun. Clear? यानी ये प्रत्येक रूप में किसी का होता है, जो यूनिक होता है, वही प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ये हमेशा वाक्य का बीच में भी हो, ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। और ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में फॉर्म हो सकता है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में ये भी फॉर्म होता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ राम इज ए सोल्जर, राम इज प्लेइंग हॉकी। उसके बाद भारत इज ए ग्रेट कंट्री, इसमें भारत सब्जेक्ट है, इज वर्ब हो गया, ग्रेट कंट्री हो गया कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ नाउन का प्रयोग होता है। अब देखिए, अभी मैं ये नाउन में मैं दूसरा प्रकार का बता रहा हूं, जो कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या आता है? सब जगह कॉमन होता है, जो जनरली, जैसे अभी मैंने बॉय बोल दूंगा, कॉमन नाउन है। अगर उस बॉय का नाम बोल दूंगा, वो प्रॉपर नाउन है। जैसे इस प्रकार सबसे ज़्यादा आपको नाउन में कॉमन नाउन मिलेगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। हर चीज़ जो आप देख रहे हैं वो कॉमन नाउन होता है, जो आप
आंखों से देख सकते हैं, जैसे चेयर, बुक, मोबाइल, स्कूल, मदर, फादर, रोड, ये सभी कॉमन नाउन होता है। उसके बाद आप देखेंगे ये नाउन में तीसरा प्रकार एक आता है, वो है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। कोई भी एक कलेक्शन का एक नाम पे हम पुकार रहे हैं। सो व्हेन वी आर टेकिंग एनी ग्रुप, any mass of things, a mass amount of things in a single name, that is called collective noun. So these collective nouns, mostly these are also these can also be taken into plural, like a bunch of grapes, a galaxy of stars, a batch of students, a bevy of ladies and girls, an army of soldiers. तो इसमें जो ये पहले शब्द आ रहे हैं, ये सभी collective nouns terms होते हैं। ओके, सो आप देखें, उसके बाद हम लोग नाउन में नेक्स्ट प्रकार का नाउन है वो मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन आपको समझाने के लिए मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, यानी नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल, इंसेक्ट्स का नाम होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा आप काउंट कर नहीं पाएंगे, सिर्फ उसको आप तोल पाएंगे या उसको नाप पाएंगे। जैसे आप बोलो वाटर, ब्लड, स्वेट, राइस, शुगर, सॉइल, सीमेंट, प्लास्टिक, ये सभी आप क्या कर नहीं पाएंगे, इसको आप गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस से बना होता है और इसको सिर्फ आप नाप पाएंगे या तोल पाएंगे। ठीक है, तो वो होता है मेटीरियल नाउन, यानी ये मटेरियल होता है, मटेरियल से बना होता है। जैसे मिट्टी, आप देख लो, मिट्टी हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सभी आप तोल पाएंगे, आप इसको गिन नहीं पाएंगे। सो वो हो गया मटेरियल नाउन। ओके, अभी आपको नेक्स्ट में आपको जो आखिर में रह रहा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, आपको मैं सबसे पहले लिखा प्रॉपर नाउन, दूसरा में मैं लिखा आपको कॉमन नाउन, उसके बाद तीसरा में आप लोग को आपको लिखा मैंने कलेक्टिव नाउन, उसके बाद आपको मैंने लिखा मटेरियल नाउन, और लास्ट में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये आपको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा, जो आप सिर्फ अपना भाव से समझेंगे। See, the abstract nouns are the names of things that you can only feel and understand. So they are also uncountable noun. देखो, इनमें abstract noun और material noun है ना, ये दोनों अगणनीय है, यानी uncountable से। और बाकी सब है ये काउंटेबल होते हैं। तो ये जो आप देखो मेटेरियल नाउन भी, जैसे लोहा, पानी, ये भी अगणनीय होता है, इनको गिन नहीं पाएंगे। उस प्रकार आप देखो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा, इसको भी आप गिन नहीं पाओगे, इसको तो देख भी नहीं पाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ज्ञान, प्रेम, like I give you some more in English examples like love, sympathy, hatred, friendship। और आप देखो इन चीज़ों में आप इन चीज़ को आप सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। देखो ना, जैसे आपको मैं एक बार लिख रहा हूँ, दया बोलते हैं मर्सी, उसके बाद नॉलेज बोलते हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको आप सिर्फ महसूस कर पाएंगे, आप इसका रंग रूप नहीं देख पाएंगे, इसको अपना टच कर पाएंगे ना, इसको तोल पाएंगे। वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो आप देखो ये भाववाचक संज्ञा भी अनकाउंटेबल होता है, इसको भी आप गिनती नहीं कर पाओगे। तो ओके, तो देखो अभी आप सिर्फ ये 5 प्रकार का नाउन है, यही क्या करते हैं, कोई भी एक वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और एक बात देखिए, कोई भी एक वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और बाकी सभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बाकी सबको हम लोग अदर वर्ड्स बोल सकते हैं, क्योंकि इन अदर वर्ड्स में कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और कोई एडजेंट भी हो सकता है। इसलिए तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए तो आपको ये नाउन प्रोनाउन के बारे में पहले अच्छा से जानकारी लेना चाहिए, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अभी देखिए आपको हमारा सेंटेंस, हम जो वाक्य रचना करते हैं उसमें दूसरा रूप में, सब्जेक्ट के रूप में और एक चीज भी आ सकता है, वो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में और एक चीज भी आ सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज
एनी वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कोई भी एक संज्ञा की जगह हम लोग लेने वाला शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि सपोज मैंने एक वाक्य बोल दिया, राम इज अ फार्मर, राम एक किसान है, वो रोज मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। इधर में वो राम बोलकर शब्द को मैं दोबारा नहीं दौड़ाना पड़ता है, क्योंकि राम एक किसान है, राम मंदिर जाता है, राम खेत में काम करता है, ऐसा राम को मैं दोबारा दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए तो वो संज्ञा जो राम है उसके जगह हम लोग सर्वनाम ले रहे हैं। सो सिंपली आपको पता है संज्ञा का जगह हम लोग सर्वनाम को लेते हैं, ताकि उस संज्ञा को हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर पाए एक वाक्य में। तो इन संज्ञा को भी अलग प्रकार का 8 प्रकार का होता है, जो आपका हम डिटेली क्लास में देंगे, जो हम अलग अलग पढ़ाएंगे आपको। वी विल बी टीचिंग यू अबाउट ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस इन एनी स्पेशल क्लास डिटेली। नाउ सो एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू, लाइक राम इज अ फार्मर, he goes to temple, his house is in Delhi। अब देखो इसमें राम एक किसान है तो ये राम है, और उसी राम की जगह हम उन्होंने ही लिया था। ही क्या होता है, ये नॉमिनेटिव केस में लेते हैं, नाम की जगह हम लोग सीधा लेते हैं, क्योंकि प्रोनाउन में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव 1, पोसेसिव 2 होता है। तो इधर ये हम लोग ने नॉमिनेटिव में डायरेक्टली ले लिया, यानी नाम का जगह सीधा ले लिया, नॉमिनेटिव केस, और उसी प्रोनाउन को हम लोग हिस बोला, मैंने उसका, तो इधर ये पोसेसिव केस में है। तो प्रोनाउन में भी, सर्वनाम में भी अलग अलग केसेस होता है, वो भी आपको हम लोग प्रोनाउन के बारे में जब डिटेली पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे। तो हम अभी मैं आपको ऊपर से मैं समझा रहा हूं कि ये प्रोनाउन क्या होता है, कोई भी नाम का जगह ले रहे हैं। देखो अब मैं उसके लिए भी बोलता हूं, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव केस में भी ले रहा हूं उसी प्रोनाउन को। देखो, गिव हिम अ बुक, यानी राम को एक किताब दे दो, तो इधर हिम है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आया है। तो बच्चे देखो, आपको प्रोनाउन में भी अलग अलग प्रकार का प्रोनाउंस है, जो हम आपको डिटेल भी पढ़ाएंगे। तो दूसरा यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। अभी हम लोग आएंगे तीसरा पार्ट, जो वर्ब है। वर्ब, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वो है कोई भी एक वाक्य को हिलाने वाला वाक्य हो, जो वाक्य को ऊपर प्रभाव डालने वाला चीज, वो पार्ट ऑफ द स्पीच है वर्ब, यानी क्रिया। ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस क्रिया में ही सब कुछ होता है, जो भी होने वाला चीज, रहने वाला चीज, बनकर रहने वाला चीज, ये सभी क्रिया में ही होता है। तो ये क्रिया के लिए सिंपली बोलेंगे, क्रिया इन इंग्लिश में बोलेंगे तो इट इज एन एक्शन वर्ब, इट इज एन बीइंग वर्ब। ओके, दो चीज मेनली, ये एक्शन वर्ब भी होता है, ये बीइंग वर्ब भी होता है। तो देखो, पहले हम लोग देखें काइंड्स ऑफ वर्ब्स में देखेंगे, तो सिंपली हम लोग पहले बोलते हैं मेन वर्ब्स, मुख्य क्रिया। देखो, इसी मेन वर्ब्स को हम लोग एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, या और एक पॉइंट बोले, इसको लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हो। जैसे आप देखो, राम गोज टू स्कूल, इसमें देखो राम सब्जेक्ट है और ये गोज होता है, ये है मेन वर्ब, यानी यही बोलते हैं, ये राम गोज बोलकर एक वर्ब, वही एक्शन वर्ब है, यानी लेक्सिकल वर्ब है। ठीक है, अब देख मैं और एक वाक्य लिख रहा हूं, राम इज गोइंग टू स्कूल। इसमें देखिए आप, इसमें ये इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये गोइंग है, ये है मेन वर्ब। अब देखिए, ये अलावा अब मैं बताऊं, राम विल गो टू स्कूल। अब इसमें देखिए, इसमें राम सब्जेक्ट और विल है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और ये गो है, ये मेन वर्ब, और ये है टू हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप देखो,
मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और इनके बारे में हम लोग डिटेली आपको पढ़ाएंगे जब अलग क्लासेस में डिटेली जब हम पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए अभी मॉडल्स हो गया ना, उसके बाद और देखो ये जो साधारण रूप में हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो बोलते हैं इज़म आर, उनको हम लोग लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। जो साधारण हेल्पिंग वर्ब्स है उनको हम लोग लिंकिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो वाक्य को लिंक करते हैं, एक वर्ब को एक सब्जेक्ट का साथ लिंक करने वाले होते हैं। तो वो लिंक इसलिए करते हैं कि उन्होंने विभिन्न समय बताने के लिए। तो ये वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में आपको आइडिया दिया। अब क्रिया के बारे में मैं और भी एक चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। देखिए बच्चे, देखिए विद्यार्थियों, प्लीज ऑल ऑफ यू pay attention my dear students. Now in verbs also we have to find some different kinds that may confuse you, because you know there are innumerable we can say kinds according to, so we have to know what are these. Like first पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार का वर्ब बांटा गया। सबसे पहले तो आपको पता है मेन वर्ब हो गया, मैंने अभी बताया। उसके बाद मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको बताया मैंने मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में हम लोग को वर्ब में और भी कुछ चीज जानने वाला चीज ये होता है, वो है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद और एक प्रकार आता है, वो है इर्रेगुलर वर्ब। ये रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। सो ये रेगुलर वर्ब बोलते हैं ना, इसको हम बोलेंगे वीक वर्ब्स। ये भी बोल सकते हैं आप ये जो इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। वो क्या होता है पहले मैं आपको बताऊं। रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स में फर्स्ट फॉर्म से हम लोग जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बदलते हैं उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसमें सिर्फ ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म करना पड़ता है। जैसे आप देखो आस्क, सेकेंड फॉर्म में क्या होगा आस्क्ड, थर्ड में भी आस्क्ड। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ ईडी और ईडी जोड़कर सेकेंड और थर्ड फॉर्म किया, ठीक है। वही आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं इसमें ना पूरा स्पेलिंग को बदलना पड़ता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। जैसे देखो नो, न्यू, नाउन। तो इसमें क्या होता है, आपको सेकेंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग को पूरा बदलना पड़ता है। इन्हीं को हम लोग इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं या स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स बोलते हैं। देन प्लीज लुक माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देयर आर सम अदर काइंड्स आल्सो इन वर्ब्स। वर्ब्स यानी क्रिया में और भी कुछ दो प्रकार देखा जाता है। जनरली 3 प्रकार होता है। मैं आपको जनरली फर्स्ट में आपको बेसिक में मैं सिर्फ 2 प्रकार पता हूं, उसको बोलते हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होता है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं। देखो जो वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, जैसे देखो राम ईट्स मैंगो, इसमें देखो ये ईट बोलकर एक क्रिया है, वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है। राम सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसिटिव, सकर्मक क्रिया बोलते हैं इसको। और जो वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, देखिए वही वाक्य में मिला राम ईट्स स्लोली, इसमें भी वही ईट आया है। अभी इधर ये क्या काम कर रहा है, ये इंट्रांसिटिव रूप में है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है राम, मगर ये जो स्लोली है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडजंक्ट है। ये देखो ये एडजंक्ट इसलिए कि ये स्लोली एडवर्ब होता है, यानी क्रिया विशेषण बता रहा है। ये क्रिया, वो क्रिया कैसे हो रहा है उसका विशेषण बता रहा है। सो हियर यू नो दिस स्लोली इज नॉट एन ऑब्जेक्ट,
So it is an adjunct because it shows how the action is done. So that is why it is not object, it is an adjunct. So this here, जब वाक्य में वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ये एडजेंट हो जा रहा है, तब वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। असर यानी इंट्रांसिटिव वर्ब्स हो गया। ओके, बहुत और भी एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, जो वर्ब या कॉम्प्लीमेंट मैं आपको मतलब बताया, जो कॉम्प्लीमेंट्स बनते हैं वो ज़्यादा एडजेटिव्स में बनते हैं। यानी एडजेटिव्स मतलब क्या होता है? संज्ञा का विशेषण। कोई भी एक संज्ञा है उसका विशेषण बताना है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, एक संज्ञा ले लो, आप बॉय बोलकर एक संज्ञा ले लो, बॉय बोलकर एक नाउन ले लो। आप इस बॉय किस प्रकार का बॉय है उसके बारे में बताने के लिए हम लोग एक विशेषण वर्ड ले रहे हैं, गुड बॉय। तो ये गुड क्या हुआ है? एडजेटिव है। टॉल बॉय। अब मैं बोल रहा हूँ गर्ल बता दे रहा हूँ। गर्ल के लिए हम साधारण रूप में बताएंगे तो वो नाउन है, मगर उस नाउन का विशेषण बताकर एक बता रहा हूं, किस प्रकार का लड़की? ब्यूटीफुल गर्ल। वाइस मैन संज्ञा है, वाइस विशेषण है। सो देखो, इस प्रकार का जो शब्द कोई भी नाउन का विशेषण बनकर आ रहे हैं वो ही बोलते हैं एडजेटिव्स। संज्ञा विशेषण, संज्ञा का विशेषण करना। इस एडजेटिव में भी विभिन्न प्रकार का क्वालिटीज होते हैं, सभी एडजेटिव एक ही नहीं होता है। एडजेटिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेटिव ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेटिव ऑफ नंबर, इस प्रकार अलग अलग होता है। वो आप लोग को हम डिटेल ही पढ़ाएंगे। तो आप ऊपर से समझ लो कि नाउन का विशेषण बताने वाले शब्द एडजेटिव होते हैं। ये कभी एडजेटिव पहले भी प्रेडिकेटिव मूड में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव मूड में भी आ सकता है। जैसे देखो, ये गुड बॉय या नाउन का पहले आया तो वही मैं बोल रहा हूं, द बॉय इज गुड। अब ये गुड क्या हुआ? वर्ब का बाद में आया, यानी नाउन का बाद में आया। देखो, ये नाउन का बाद में भी आ सकता है, नाउन का पहले भी आ सकता है। नाउन का पहले आएगा, जैसे यहाँ नाउन का तुरंत पहले आएगा तो वो प्रेडिकेटिव मूड में है, और नाउन का बाद में आ रहा है वो तो फिर ऑब्जेक्टिव मूड में है। तो ये होता है एडजेटिव्स, यानी संज्ञा विशेषण। तो ये आपको हम लोग पढ़ाएंगे डिटेली भविष्य क्लास में। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच जा रहे हैं। देखो बच्चे, और एक भी मैं बात आपको ध्यान से दे दे रहा हूँ, ये एडजेटिव्स क्या करते हैं? ये एडजेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वो भी वाक्य में आते हैं वो बनते हैं कॉम्प्लीमेंट, वो उधर ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने द बॉय इज गुड बोलकर लिखा ना, तो इधर गुड ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर गुड कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे बना? एडजेटिव्स में बना है। ओके, नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है? क्रिया का विशेषण। सिर्फ क्रिया का विशेषण नहीं होता है, यह एडवर्ब एक क्रिया का भी विशेषण देता है और एक एडजेटिव यानी संज्ञा विशेषण का भी विशेषण देता है, और एक क्रिया विशेषण का भी विशेषण देता है। मगर आप हिंदी में तो सिर्फ इसका क्रिया विशेषण बोलते हैं, मगर एक एडवर्ब क्या करता है? एक एडवर्ब का भी विशेषण दे सकता है, एक वर्ब का भी विशेषण दे सकता है, और एक संज्ञा विशेषण का भी विशेषण दे सकता है। जैसे मैं आपको एक वाक्य में बता रहा हूँ, राम इज अ गुड बॉय। इसमें ना राम इज अ गुड बॉय में गुड बॉय वहाँ क्या है? गुड एडजेटिव है, जैसे मैंने बताया। मगर मैं उसी गुड का पहले राम इज अ वेरी गुड बॉय बोल दूंगा तो वहाँ वेरी क्या हुआ है? एडवर्ब हो गया। तो उसमें एडवर्ब है वेरी, और गुड एडजेटिव है, उसके बाद वो नाउन है। उसके बाद आपको देखो एग्जाम्पल में बता रहा हूं, अब देखो इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब है, ये है एडवर्ब। पहचान कैसे होगा? ये स्लोली बोलकर एक शब्द है, वो यहां क्रिया का विशेषण दे रहा है। यहां एक एडवर्ब का एडवर्ब बना, वो कैसे बात करता है? धीरे से बात करता है, तो यहां ये स्लोली एडवर्ब है, यानी एडजंक्ट है। और इधर ही में और एक देखो, ही स्पीक्स वेरी स्लोली। इधर देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, यानी तो ये एक एडवर्ब का भी विशेषण दे रहा है। तो ये वेरी क्या हुआ है? एडवर्ब है, ये स्लोली भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या कर सकता है? और एक एडवर्ब का भी विशेषण दे सकता है। अभी में देखो, ये एडवर्ब आप एक एडजेक्टिव का विशेषण कैसे दे रहा है? देखो,
नहीं, आप ये वाक्य देखो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, और ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। आप इधर देखो, ये जो एडवर्ब है एक एडजेक्टिव का भी विशेषण बन गया। तो इसका मतलब क्या है, एडवर्ब एक एडवर्ब का भी विशेषण बन सकता है, एक वर्ब का भी विशेषण बन सकता है, एक संज्ञा यानी संज्ञा विशेषण यानी एडजेक्टिव का भी विशेषण बन सकता है, वो है एडवर्ब। ओके चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच इज प्रपोजिशन। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच है वो प्रपोजिशन बोलते हैं इसको प्रपोजिशन बोलते हैं। गलत उच्चारण मत करिए, प्रीपोजिशन नहीं होता है, ये प्रपोजिशन होता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व सर्ग बोलते हैं। प्रपोजिशन क्या होता है, कोई भी देखे एक सब्जेक्ट है, जैसे राम इज इन द क्लासरूम, ये इन हो गया, ये है प्रपोजिशन। ओके, इन, ऑन, एट, इसमें भी अलग प्रकार का विभिन्न प्रकार का काइंड्स होते हैं। पहले मैं सिंपल प्रपोजिशन आपको बता रहा हूँ, इन, ऑन, एट, बाय, टू, इनटू, ओवर, नियर, ये सभी प्रपोजिशन होते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट का साथ आने के एक सूचना बताता है कि वो किस पोजीशन में है, पहले ही एक पूर्व रूप में उसको पोजीशन बताता है कि वो कहाँ है, वो अंदर है कि बाहर है कि नज़दीक में कि वो के लिए है कि से है कि, ये सभी इनको प्रपोजिशन बोलते हैं। तो मोस्टली देखो ये सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल प्रपोजिशन ये होता है, इन, ऑन, एट, बाय, टू, फ्रॉम, etc, इन्हीं को बोलते हैं प्रपोजिशन। तो अभी इसका और भी बहुत प्रकार विभिन्न काइंड्स है, वो जो आप हम लोग को डिटेली बताएंगे। तो आप देखो ये इसलिए तो हम लोग बोलते हैं पूर्व सर्ग। पूर्व मतलब प्र मतलब पहला। वो किसका पहला, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक एडजेक्ट है या कोई भी कॉम्प्लीमेंट है, उससे पहला आती है, ठीक है, वो पोजीशन बताती है, जगह बताती है, जगह के बारे में सूचना देती है, वो है प्रपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच, आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच वी आर गोइंग टू गिव इज कंजक्शन। कंजक्शन मतलब कम इनटू जंक्शन। कम इनटू जंक्शन मतलब एक साथ जुड़ जाओ, तो वो इसलिए तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक, उनको एक साथ जोड़ना। तो ये क्या करता है, कोई भी शब्दों को या कोई फ्रेजेस को, कोई नाउन क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने वाला काम करता है। जैसे पहले शब्द को जोड़ो, आई एंड यू, इसमें देखो, और इस दोनों शब्द को जोड़ रहा है, या राम एंड श्याम, इसमें देखो दो शब्द को जोड़ रहा है। अब वही में दो फ्रेजेस को देखो, इसमें देखो दो सिंपल फ्रेजेस को जोड़ा है, वर्ब फ्रेजेस को जोड़ा है। अब देखो इसमें देखो दो वाक्य को जोड़ रहा है। देखो ये कंजक्शन है, इधर ये कंजक्शन है। अब देखो इधर दो वाक्य को जोड़ा है ना, तो सिंपली आपको कंजक्शन का मतलब क्या होता है, शब्दों को, फ्रेजेसों को और सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक शब्द। और आप सबको हम लोग एक डिटेल क्लासेस देंगे जो हर एक पार्ट ऑफ द स्पीचेस के बारे में डिटेली आपको पढ़ाएंगे। तो इधर तो अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस के बारे में सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी लेसन्स दे रहा हूँ। सो इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी आपके लिए हम लोग हर पार्ट ऑफ द स्पीचेस और पार्सिंग वर्ड, जैसे नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है, और जो आपको मैंने जितना भी काइंड्स पढ़ाया है, जितना भी पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस का विभिन्न काइंड्स पढ़ाया, उनके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियोस हम लोग जल्दी से जल्दी डालेंगे। तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया। और ये कंजक्शन पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस में सबसे टफ होता है, इसको ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंसेस है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस, इनको बदला करने में इनके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होना चाहिए। कंजक्शंस अच्छे से समझ कर पढ़ने वाले एक विषय है। तो इसके लिए हम लोग इसके बारे में आप लोग को डिटेली समझाकर ईजी वीडियो हम लोग डालेंगे आपके लिए।
ओके फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्पीच में आता है इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन के लिए आपको ना हमेशा एक सिंबल पंक्चुएशन मार्क याद करो, ऐसे एक बिंदी जो आप देख रहे हैं ना हमारा भारत में जो महिला और लड़कियां लगाती हैं, जो बिंदी जो ऊपर लगाकर एक नीचे है, इसको याद करो। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों होता है? कोई भी हैरानियत होने वाले शब्द हो गया, कोई भी आश्चर्य देने वाला शब्द हो गया, कोई दुख देने वाला शब्द हो, जो सडन शॉक, फीलिंग, सैडनेस, हैप्पीनेस, इनके बारे में समझाने वाले जो शब्द होता है वो उसके बाद में ये वाले चिन्ह लगेगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। ये चिन्ह लगेगा। जैसे देखो, माय गॉड, हे भगवान यानी हे राम, तो ये साधारण वाक्य है ना, हैरानियत से आ रहा है तो इसमें एक एक्सक्लेमेशन लगा। हाउ नाइस, कितना अच्छा, कितना सुंदर, देखो हाउ ब्यूटीफुल, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। अलॉज, कोई दुखी बात हो रहा है, दुख हो रहा है, उसमें अलॉज बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसमें भी हैरानियत की बात हो गया, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो रहा है। तो वाक्य में हम लोग इस प्रकार का जो शब्दों को प्रयोग करते हैं, जो सडन फीलिंग, शॉक, और जो फीलिंग्स हो गया, जो दुख हो गया, सुख हो गया, जो फीलिंग का ये जो रिप्रेजेंट करने वाले जितना भी शब्द होते हैं उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इन प्रकार का शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। आप देख लो, इसको ही बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने ये जो आपको शॉर्ट नोटिस दिया है सभी पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस के बारे में, आपको मैं एक बात ध्यान रख, देखो सिर्फ ये मेन पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस होते हैं, ये अलावा और भी होते हैं। जैसे आप वर्ब में भी देख लो, वर्ब में भी डिटेल ही आएंगे, और भी बढ़ता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल्स होता है, लिंकिंग वर्ब्स होता है, इस प्रकार। और इस प्रकार एडजेक्टिव में भी विभिन्न काइंड्स होते हैं। सभी प्रकार का पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस में अलग अलग प्रकार होते हैं, और इन सभी प्रकार के बारे में आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी आगे आने वाला भविष्य में आपको क्लियर और डिटेल वीडियो डालूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेसन्स दिया सभी आपको अच्छा से समझ आ गया होगा, और जो आपको नहीं समझ आ गया होगा तो हम लोग आपको सून हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में भी डालेंगे। और आप सभी ये जो आपको जो समझ आया इन सभी वीडियोस के बारे में अपना लाइक्स जरूर दें और इसका सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप क्लियरली एक एक चीज़ के बारे में सरल रूप में समझ पाइए। थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।